बंद के सबसे मशहूर मस्जिद रशीदी है। बताइए कि वोटिंग होने वाला कल, क्या मुद्दे रहेंगे, किधर जा रहे हैं आप? हमने अब तक क्या किया, हमने धोखा खाया। हमने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया, बीएसपी के उम्मीदवारों को जिताया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि करप्शन की गंगा में बहकर अपना तो भला कर लिया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो पूरी निगाहें हैं देवबंद सीट पे है, लगातार वो तमाम भाषण और सभाओं में से कह रहे हैं क्या करना चाहिए, आप जहाँ पर भी हों, जिस जगह पर भी हों, वहाँ के उस कैंडिडेट को चुनिए जो ईमानदार। तभी देखिए विकास होगा, तभी ग्रोथ होगा, तभी आपकी स्थिति बदलेगी। वरना क्या होगा कि 500-500 रुपये में वोट बिकते रहेंगे और आप जो है सड़कों पर घूमते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। पीछे हमारे देख सकते हैं देवबंद के सबसे मशहूर मस्जिद रशीदी है और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि देवबंद का क्या कुछ मुद्दा है। जिस तरह से चुनाव होने वाला है, दूसरे चरण का मतदान होगा जिसमें देवबंद सीट भी सबसे मशहूर सीट में से एक है। असदुद्दीन ओवैसी की जो पूरी निगाहें हैं देवबंद सीट पे है, लगातार वो तमाम भाषण और सभाओं में से कह रहे हैं कि देवबंद जो है, देवबंद के मुसलमान जो है हमारे साथ है। तो तमाम लोग है, कुछ इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है देवबंद का, क्या इस बार सोच रहे ये लोग। जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ने जो टिकट बंटवारे में देरी हुई थी, कभी कार्तिकेय राणा तो कभी माविया अली, द्वंद्व चल रहा था, लेकिन फाइनली उन्होंने कार्तिकेय राणा को टिकट दिया। तमाम मुद्दे, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। देवबंद के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सा डेवलपमेंट का काम हुआ देवबंद के अंदर। देवबंद एक आलमी शोहरत याफ्ता शहर है, इट इज़ अ रेनाउंड सिटी, और उसके बावजूद देवबंद को सरकारों ने क्या दिया, और बीजेपी ने तो सबसे ज़्यादा उपेक्षा करी देवबंद की। देवबंद जो है ना अपनी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत मशहूर है। इन्होंने क्या किया, पिछले 5 सालों में ही हुआ ऐसा कि देवबंद की यूनिटी को डिसमेंटल करने की कोशिश करी, इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर जो ताल्लुक़ हैं हिंदू और मुसलमानों के, वो इतने मतलब आपस में इतना जुड़े हुए हैं कि इनकी हर कोशिश करने के बावजूद वो ताल्लुकात इनके जो है मुसलमानों के हिंदू के ख़राब नहीं हो कर पाई है, और उसका खमियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा कि इनके कैंडिडेट 30 नंबर पर रहेंगे इस बार। किस तरह से देख रहा है असदुद्दीन ओवैसी? तो देवबंद सीट पे दाव लगा दिए, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ के मुसलमान जो है दरी नहीं बिछाएंगे, हमारे साथ आएंगे। आपको क्या लग रहा है? मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का देवबंद में तो कोई जनाधार है नहीं। यहाँ तो बिल्कुल मामला ख़त्म है। उनके एक तो उन्होंने प्रत्याशी यहाँ सही नहीं चुना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से थोड़ी सी मिस्टेक ही हो गई कि यहाँ प्रत्याशी नहीं, मदनी खानदान से मतलब उन्होंने प्रत्याशी लिया, उसको भी आप नेगलेक्ट कर रहे हैं। आपको मदनी खानदान के लोग 4 चुनाव पहले भी लड़ चुके थे। 2 चुनाव आसाम में, 2 चुनाव उन्होंने अमरोहा से लड़े थे, 4 चुनाव पहले भी लड़ चुके थे। अपना हश्र क्या हुआ है उन्हें मालूम है, क्या हश्र हुआ है। उस वक्त तो ये लोग काफ़ी ऊंचाई पे थे और इनके बड़े भी जिंदा थे, तो इन्होंने देख लिया था। और ये जो प्रत्याशी जिन्हें आप बता रहे हैं इस वक्त प्रत्याशी हैं, वो तो प्रत्याशी तो वैसे भी डाउन है, आपको सभी को मालूम है। देवबंद में आपने सर्वे किया हुआ, आप तो चैनल वाले हैं, आप सब लोगों के पास गए होंगे, सब लोग से आपने मालूम किया होगा, वो तो फाइट में भी नहीं है किसी भी तरह। सर आप किस तरह से देख रहे हैं? सर ओवैसी साहब तो बड़ा दाव लगा रहे, कह रहे मदनी खानदान को इस बार आप लोग सपोर्ट करिए, बड़ा एहसान है उनका देवबंद पे, देवबंद के मुसलमानों पे, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे। आप क्या सोचते हैं इस पे? असद ओवैसी साहब को असल में देवबंद की तारीखी मालूम नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ असद ओवैसी साहब का, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ वो बहुत बड़ी गलती कर गए। देखिए मदनी खानदान, जो सो कॉल्ड मदनी खानदान है, उसने देवबंद को तबाह करने का कोई काम नहीं किया, ये बात याद रखें आप। देवबंद ने उन पर बेतहाशा एहसान किया, लेकिन उन्होंने बदले में देवबंद को कुछ नहीं दिया, आज तक भी नहीं। आज देवबंद जिस कंडीशन में खड़ा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जिम्मेदार जो है मदनी खानदान भी है। और जहाँ इन्होंने, देखिए असद ओवैसी साहब से क्या हुआ कि फील्ड वर्क तो उन्होंने करा नहीं, फील्ड वर्क किए बगैर उन्होंने जो है ना एक कैंडिडेट इंस्टॉल कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि मदनी खानदान का देवबंद बड़ा एहसान है। बल्कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो एक एहसान क्यों है मदनी खानदान का जो देवबंद हुआ, बल्कि देवबंद ने उन पर इतने एहसानात किए हैं कि अगर आज देवबंद से उनकी हिस्ट्री को ख़त्म कर दें आप, तो मदनी खानदान ख़त्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो कुछ उन्होंने आज बनाया, जो कुछ उनका नाम है, वो किसने दिया? देवबंद ने दिया उनको। अगर वो देवबंद से अपनी हिस्ट्री को डिस्कनेक्ट कर दें तो वापस टांडा पहुंच जाएंगे। सर बहुत बड़ी बात करें, पूरे यूपी छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की निगाह है तो देवबंद सीट पे, वो भी मदनी खानदान पे। आप यहाँ के लोकल है, आप कह रहे हैं कि कोई मतलब उनका वजूद नहीं है। मैं कहता रहा हूँ कि उनके अगर कैंडिडेट को 1000 वोट मिल जाए, उनके खानदान की भी पोल खुल जाएगी सब इस चुनाव के अंदर। हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा हो। और अच्छा है कि इस चुनाव में पता चल जाएगा मदनी खानदान कहाँ खड़ा हुआ है, 1000 वोट पर निपट जाएगा। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, आपसे 1000 वोट से भी अगर पकड़ ले तो बहुत बड़ी बात होगी। आप क्या लग रहा है सर, युवा हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल समद है। अच्छा समद भाई, क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैं पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जो इन्होंने मदनी ख़ानदान पर इल्ज़ाम डाला कि अगर देवबंद से मदनी ख़ानदान को डिस्कनेक्ट कर दे तो ये बिल्कुल वापस चला जाए अपने बैक
उसमें चला जाएगा। मदनी ख़ानदान ने देवबंद को क्या दिया, पहले तो इस सवाल का जवाब सुनिए। अगर मदनी ख़ानदान को देवबंद से हटा दिया जाए तो देवबंद की तारीख भी मिट जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि देवबंद के ऊपर शेख हुसैन अहमद मदनी, जो अरशद मदनी साहब के वालिद, मदनी ख़ानदान के एक पूर्वज है, उनकी तारीख़ पढ़िएगा। देवबंद के ऊपर उसने क्या क्या एहसानात किए हैं वो अब आपको पता चलेगा। मौलाना सैयद असद मदनी ने जो एहसानात किए हैं, जमीयत उलमा हिंद ने जो एहसानात किए हैं, और देवबंद का दारुल उलूम देवबंद का जो नाम रोशन हुआ है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उनके उस्ताद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम की वजह से उनका नाम रोशन हुआ है। अगर मदनियों की तुम तारीख़ काटने की कोशिश करोगे किसी तरीके से दारुल उलूम देवबंद से उनकी तारीख़ काटने की कोशिश करोगे, उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो देवबंद की तारीख़ मिट जाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, बात यह है जो इन्होंने बात कही कि कैंडिडेट सही नहीं चुना असद ओवैसी साहब ने, इस बात को हम भी एग्री करते हैं। लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए, जैसे यहाँ से कार्तिक राणा हैं और दूसरे बीजेपी के कैंडिडेट है, और MIM की तरफ से उमैर मदनी साहब हैं, मैं जानता हूँ कि उमैर मदनी साहब कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, और ओवैसी साहब को इसमें भूल हुई है कि मदनी ख़ानदान से उतार कर यहाँ से वो अपने प्रत्याशी को जिता लेंगे। एग्री करते नहीं इनकी बात से आप? इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ। दूसरी बात ये कि हम ये बात कह सकते हैं कि देखिए, ओवैसी साहब ने अगर इस बात में गलती की है कि उन्होंने गलत बंदा चुना है, तो आप गलती मत कीजिए, आप उमैर मदनी को अपना वोट दीजिए और मजलिस को जिताने की कोशिश कीजिए, और इंशाअल्लाह ये बात आप चुनाव के बाद देखेंगे, जब चुनाव की पोल खुलेगी, कि इस बार मदनी ख़ानदान अपना क्या रोल दिखाता है सत्ता में। तो कह रहे सर जमानत जब्त हो जाएगी, कैसी बात कर रही है? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं देवबंद से हूँ, और ये तो बेचारे बाहर से आए हैं, अभी 2 दिन पहले के ब्रेन वाश हैं। मदनी ख़ानदान का एक बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रुप है जो ब्रेन वाश करता है बच्चों का, जो बाहर से आते हैं उनका। जी। तो इनकी बैकग्राउंड क्या, इनकी हिस्ट्री क्या है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इन्होंने दारुल में जो कुछ किया, हिस्ट्री वो छोड़ दें, वहाँ जाना बेकार है। जी। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो सिचुएशन होने वाली है अभी, वही होने वाली है कि इनका ज़मानत ज़ब्त होने वाली है बहुत बुरी तरह से। ठीक है सर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कल असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि कब तक दरी बिछाते रहोगे। उन्होंने मुसलमानों को सीधा टारगेट करके कहा कि तुम्हारे दादा परदादा भी बिछाए, तुम भी बिछाओ, अब तो आ जाओ, क़यादत बना लो। किस तरह से सोच रहे हैं आप? मैं उनकी बात से बहुत मुत्तफ़िक़ हूँ। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं असद ओवैसी का एक बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो, उनसे गलती क्या हो रही है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो तनक़ीद को बर्दाश्त नहीं करते, यानी कि क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, जो लीडर क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा ना, वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। असदुद्दीन ओवैसी क्या गलती कर रहे हैं कि उन्होंने खेती तो करी हैदराबाद के अंदर, फसल काटना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उन्हें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ग्राउंड वर्क करना था, अपनी टीम बिल्डअप करनी थी, बिल्डअप करने के बाद उन्हें फिर मैदान में उतरना था। जो यूपी के अंदर जो क्या कहते हैं मुस्लिम पार्टीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको उन्हें अपने सपोर्ट में लेकर चलना था, उन्होंने उनको सपोर्ट में लेकर लिया तो है सर, तमाम पीस पार्टी को ले लिया उन्होंने, मुस्लिम लीग को ले लिया सर, अब क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, अगर अब ले लिया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी तक पहले तक तो नहीं लिया था। अब ले लिया तो ठीक है, ये अपडेट न्यूज़ मेरे पास नहीं है। जी ठीक है, अगर ऐसा है तो वेरी गुड, लेकिन ये है कि ये बहुत देर हो गई ना। तो सर आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? देखिए, मैं अब बता दूं, मैं पर्सनली हम लोग क्या कर रहे हैं कि देवबंद के अंदर हम लोग पर्सनैलिटी बेस्ड वोटिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट देख रहे हैं? हाँ, कैंडिडेट देख रहे हैं। हम ये कहना है कि देखिए, हमने अब तक क्या किया, हमने धोखा खाया। हमने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया, BSP के उम्मीदवारों को जिताया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि करप्शन की गंगा में बहकर अपना तो भला कर लिया, लेकिन शहर का वही भला नहीं किया। अच्छा, इस बार आपको अपना क़यादत खड़ा करना, अपना कैंडिडेट उठाना। हम ये चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को लेकर आइए जो पार्टी से ऊपर उठ कर हो, जो आपका अपना हो। मेरी जो नज़रिया है कि भाई राहत खलील साहब हैं, कांग्रेस से भले ही हो, कांग्रेस की विचारधारा से हम सहमत हैं या नहीं है अलग बात हो गई, लेकिन वो अपने हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, बहुत ईमानदार आदमी। देखिए, जब तक हम ईमानदार क़यादत को नहीं चुनेंगे ना, हमारा विकास नहीं होने वाला। हमें जो ना पार्टी से ऊपर उठकर ये देखना पड़ेगा कि ईमानदार आदमी कौन है, जो हमारी बात कर सकता है, जिसकी शख्सियत पर कोई दाग नहीं है, और अगर वो मुसलमान है तो नमाजी दीनदार है या नहीं है, और वो हलाल की खाता है या नहीं खाता है। तो अगर ये चीज़ किसी कैंडिडेट के अंदर पाई जा रही है, तो आप ये ना देखें वो किस पार्टी से है, आप ये देखें वो ईमानदार आदमी है। अच्छा ठीक है सर, यही सवाल आपसे लेंगे सर। असुद्दीन वैसी भी तो तमाम स्टेजों पे नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं सर, जैसे कह रहे हैं कि ईमानदार और नमाजी परहेजगार लोग, तो वैसी साहब को भी देखा जा रहा था। आप क्या कर दूँ, देखिए, हमें लोकल पे देखना पड़ेगा ना। असद ओवैसी साहब सेंट्रल लीडर हैं, अगर वो लीडर बनेंगे तो वो तो कायद हैं। देवबंद का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, ये देखना पड़ेगा ना। मदनी साहब को दे तो रखे सर भाई,
अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सर्वे कर ले, पूरे शहर में निकल जाइए, अगर उनको 1000 वोट मिलना हो तो दे दीजिए उनको वोट। आपको क्या सोच रहे थे? जी मेरी अपनी राय भी है कि शायद मदनी साहब 1000 वोट से कम ही में रहे, उससे ज़्यादा ना पकड़ पाए। आप क्या लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा देखिए, मैं कई सवालों का फिर जवाब देना चाह रहा हूँ। है? ये कई बार वैसी सी बात कर जा रहा है कि जो इनके भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, पहली बात तो ये कि मुझे इनकी बातों से लग रहा, मुझे तक मालूम नहीं था, मैं समझ रहा था इनका समाजवादी पार्टी से शायद ये है, लेकिन मुझे पता चल गया कांग्रेस की पार्टी से, कांग्रेस की पार्टी की वो कर रहे हैं। मैं एक पर्सनली ये कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, कैंडिडेट। हाँ ठीक है नहीं, हाँ, पहली बात सारे तो ये, इंडिविजुअल लोग हैं। आप उस पार्टी से है ही क्यों जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया अपनी उसमें क़यादत में, जब वो आई थी। से पूछिए उसमें क्यों सारी जिंदगी उसमें क्यों एमपी रहे, और क्या सारी जिंदगी उन्होंने क्यों कांग्रेस को सपोर्ट किया? क्यों किया बताइए? इनसे पूछें आप। अब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया ना, अब वो मलाई खा के छोड़ दिया तो क्या? बाकायदगी के साथ मलाई खाकर छोड़ दिया आप? मलाई खाकर नहीं, मलाई को चखा नहीं था, उसमें दूर से गंदगी दिख गई तो इसलिए उससे दूर हो गए। हाँ, MP रहे ना। राज्यसभा से। हाँ, और बताइए। मलाई चखी। मलाई कमाल नहीं ही चखा, हाँ। देखिए। जी। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने बात जो कही कि नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, तो बात यहाँ पर ये आती, उमर मदनी साहब को देखिए, माशाल्लाह से दाढ़ी वाले हैं, नमाजी है, हाफिज है, मौलवी मतलब है। इस बार आपको चादर नहीं बिछाना है, लग रहा है वैसे ही साहब के भाषण से बहुत प्रभावित है आप। नहीं, प्रभावित, देखिए प्रभावित होना अलग चीज़ है, वो बात ठीक करते हैं इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा कि मैं ओवैसी साहब का बार बार कह रहा है कि मैं ओवैसी साहब का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। ये देखिए कि ये कैसी अब नॉर्मल बात है कि आदमी सपोर्ट तो उसको कर रहा है लेकिन वोट उसको डाल रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं। बताइए सर, मैंने लॉजिक क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, हाँ। ये अभी बहुत छोटे हैं बेचारे। मैंने इसे क्या कहा कि देखिए ओवैसी साहब ने ग्राउंड वर्क नहीं किया यूपी के अंदर। अच्छा। कैंडिडेट जो यहाँ पे देवबंद में खड़ा है उसका 1000 वोट नहीं है ना, उसका 1000 वोट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने अगर प्रॉपर्ली ग्राउंड वर्क यहाँ पे किया होता, प्रॉपर कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा होता, हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हुए होते। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात, हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें देवबंद के अपने लोकल कैंडिडेट को चुनना है। नहीं, देवबंद का जो लोकल कैंडिडेट कौन है, जो देवबंद का शहरी हो, देवबंद से जिसका जो ना क्या कहते हैं बेस देवबंद के अंदर हो, जो देवबंद में जिसकी पकड़ हो, देवबंद के लोग जिसको समझते हो, लोकल नेता हो। अच्छा, फिर ईमानदार हो, सबसे बड़ा तो ईमानदार हो, उसमें ईमानदारी का ठप्पा लगा हुआ हो, उन पे ईमानदारी का ठप्पा लगा हुआ क्या है। लग रहा है सर मैं पहले तो इनकी बात का जवाब दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो हज़रत मौलाना असद मदनी साहब राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। हालांकि लोगों ने उनसे मांग की कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। हालांकि उन्हें इतनी मोहब्बत थी तो उन्हें सबसे पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए था। उसके बाद भी कांग्रेस में रहे हो, और जब कांग्रेस ने राज्यसभा से उन्हें 5 साल के बाद नहीं लिया, उसके बाद वो खामोश हो गए। उसके बाद भी सोनिया गांधी को उन्होंने, जो प्रोग्राम हुआ था, सोनिया गांधी जब वो मनमोहन सिंह सीएम बन गए थे, प्रोग्राम हुआ तो सोनिया गांधी को अपने बराबर में बिठाया। हमारे भाई खड़े हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इस्लाम के इस्लाम के अंदर लेडीज़ को बराबर में बिठाना जायज़ है ना जायज़ है? तो जब भी सोनिया गांधी उनके बराबर में बैठी, आपके पास तो चैनल में हो गई। ठीक है सर, मतलब यहाँ के आप लोकल मुद्दे देख के, लोकल कैंडिडेट देख के वोट करेंगे, यही ना? हमें देखिए, बिल्कुल यकीनी बात है। देखिए, जब तक कि हम खुद अपना को मजबूत नहीं कर लेंगे ना, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, हमें पिछले 40-50 सालों में ठगा गया, करप्ट पॉलिटिशियंस आए, उन्होंने वोट लिए, चले गए, देवबंद खत्म हो गया, देवबंद की कोई बात नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि इस बार हमेशा ये करना चाहिए, आप जहाँ पर भी हों, जिस जगह पर भी हों, वहाँ के उस कैंडिडेट को चुनिए जो ईमानदार, तभी देखिए विकास होगा, तभी ग्रोथ होगा, तभी आपकी स्थिति बदलेगी। वरना क्या होगा कि 500-500 रुपए में वोट बिकते रहेंगे और आप जो है सड़कों पे घूमते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? आखिरी कमेंट लेंगे आपसे सर। क्या वैसी साहब जैसे कल आए थे, वोटिंग भी कल है, एक दिन पहले आए थे, एक दिन बाद वोटिंग है, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, पहले तो मैं बिल्कुल ज़ाती तौर पर अपनी बात कहूँ कि मैं छोटा हूँ, इनके पास खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने जो बात कही कि औरत को बात से मिठाना जायज़ है, कोई मसला नहीं, उसके ऊपर अलग से बहस कर सकते हैं। वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग। तीसरी बात ये कि आप लोगों की भूल है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी भूल है कि ओवैसी का जो प्रत्याशी उमर मदनी यहाँ से खड़ा हुआ है, वो यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। मैं देखने वाले जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे भी मैं बात कह रहा हूँ कि आप लोगों के ध्यान में भी ये बात होगी कि उमर मदनी यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएगा। उसकी मैं वजह अलग किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह बताऊंगा कि वजह क्या है कि उमर मदनी यहाँ से कैसे सीट निकाल सकता है। और पर्सनली जो बात है, मौलाना असद मदनी जब उस वक्त तो कांग्रेस की जब क़यादत थी और उस वक्त तो MP थे, उन्होंने उस इस्तीफ़ा देने के लिए कहा, लेकिन इस्तीफ़ा दिया नहीं। मैं पर्सनली किसी का मुरीद नहीं हूँ, मौलाना असद मदनी को उस वक्त इस्तीफ़ा देना चाहिए था। मौलाना असद मदनी की बात वो गलत थी, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब जब अकल के नाखून इन लोगों ने लिए हैं, जब इन लोगों ने लिए हैं, तो अब हमें इनके साथ आना चाहिए। उस वक्त की वजह मैं बता रहा हूँ, मौलाना असद मदनी ने क्यों, वो छोड़िए, चलिए लंबा डिबेट चला जाएगा। आखिरी में यही बताइए कि वोटिंग होने वाला कल, क्या मुद्दे रहेंगे, किधर जा रहे हैं आप?
देखिए, लोकल कैंडिडेट देख रहे हैं आके हैदराबाद भाईजान लोकल कैंडिडेट अगर हम देखें, अभी उमेर मदनी का चर्चा में नीचे नीचे दिख रहा है, समाजवादी का ऊपर दिख रहा है, बीजेपी का ऊपर दिख रहा है, कांग्रेस का तो कोई मसला ही नहीं। कांग्रेस तो अब नीचे डूबती जा रही है और वो डूबती जाएगी। यूपी के अंदर किसी भी तरीके से अब कांग्रेस की क़यादत खड़ी होने वाली नहीं है, कभी नहीं हो सकती। बहुत जल्दी बताइए। मैं आज बात कर रहा हूँ। देखिए उमेर मदनी की जो फेलियर की एक वजह है ना बहुत बड़ी, इस खानदान ने कभी देवन को कबूल नहीं किया, और जब देवन को इस खानदान ने कबूल नहीं किया ना, तो देवन वाले इस खानदान को कबूल नहीं कर सकते, इसलिए उनका फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हमारे साथ देवबंद से जुड़े हुए थे। अलग अलग मुद्दे हैं, जिस तरह से लोकल मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अपनी क़यादत खड़ी करनी है, लोकल कैंडिडेट और ईमानदार कैंडिडेट को यहाँ से जिताना है। कल वोटिंग होने वाली है, अब देखना होगा जनता किसके हक में वोटिंग कर रही है, ये तो समय बताएगा। बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। देवबंद से i24 के लिए मैं राशिद कमाल।